नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टोनिया के बारे में। डिस्टोनिया पार्किंसन में होने वाला एक सिम्पटम होता है जिसके अंदर मसल्स आपकी स्टिफ हो जाती हैं, उसमें स्पाज्म आ जाता है और ये इनवॉलंटरी होता है। अक्सर अपने हम हाथ को हिला रहे हैं, है ना? दोनों हाथों को हिला रहे हैं, आई ब्लिंक कर रहे हैं, ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है। हम जब चाहते हैं वो तब हो पाता है। मगर अगर कोई ऐसी मूवमेंट होनी शुरू हो जाए जिसमें आपका बस ना चले, आपके ब्रेन का बस ना चले, उसको हम डिस्टोनिया कहते हैं। अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है, क्योंकि ब्रेन हम सब जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी के हर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर पार्किंसन किसी पेशेंट को है, ब्रेन के अंदर सेल्स को नुकसान हो रहा है, तो उनका कंट्रोल मसल्स पे से जाना शुरू कर देता है। कमांड अगर ढंग से नहीं आती या गलत आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसका असर। अगर हम देखते हैं जैसे ट्रेमर है, ट्रेमर क्या है? कंट्रोल का बाहर जाना है। इसी तरह से डिस्टोनिया भी हमें देखने को मिलता है पार्किंसन पेशेंट के अंदर। अब ये डिस्टोनिया है वो 3 टाइप का होता है। एक है आपकी फुल बॉडी पे डिस्टोनिया होना है, तो आपकी पूरी मसल्स, बॉडी की सारी जो मसल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट करेंगे, उसमें स्पास्टिसिटी हो सकती है, उसमें स्टिफनेस हो सकती है। दूसरा होता है सेगमेंटल। अगर आपके हाथ में देखते हो कि आपके हाथ में स्टिफनेस आ रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है, या आप जब चाहते हो तब मूवमेंट नहीं होती बट अपनी मर्जी से मूवमेंट हो रही है, तो उसे हम सेगमेंटल डिस्टोनिया कह सकते हैं। इसी तरह से अगर बहुत छोटे हिस्से में अगर में देखने को मिल रहा है डिस्टोनिया, सिर्फ एक फिंगर में आ रहा है, तो उसको हम फोकल कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है, उस पर इसका डिपेंड करता है कि उसको हम किस सेगमेंट में रखेंगे, क्या क्लासिफिकेशन करेंगे। सिंगल पार्ट है फोकल, छोटे से इसमें फोकस हो गया ना वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको फोकल कहेंगे। अगर वो एक सेगमेंट को है, आर्म को पूरा कवर कर रखा हुआ है, एक हाफ बॉडी को कवर कर रखा है, तो उसको हम सेगमेंटल कहेंगे। अगर हमारी पूरी बॉडी पे है तो उसको हम कंप्लीट डिस्टोनिया कहेंगे। अब ये 3 आपने समझ लिया। अब ज़रूरी है कि इसके पीछे इससे सिम्टम क्या होंगे। अगर आपका, जैसे हम देखते हैं कि कभी-कभी कुछ लोग अपनी मर्जी के बिना ही ब्लिंक करते रहते हैं, आँखें हिलती रहती हैं, वो डिस्टोनिया का ही रूप है। दूसरा होता है फेस अपने आप टेढ़ा हो जाना, टेढ़ा हो गया, कुछ टाइम में अपने आप सीधा हो गया, ये भी डिस्टोनिया है। ठीक है? इसी तरह से फिंगर्स एकदम हाथ टाइट हो जाना और जब आप खोलना चाह रहे हो तो वो खुल नहीं पा रहा है, ये डिस्टोनिया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिस्टोनिया आपको किसी भी बॉडी पार्ट में देखने को मिल सकता है पार्किंसन पेशेंट के अंदर। डिस्टोनिया के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, सिर्फ पार्किंसन नहीं होता, इसमें आपकी ब्रेन इंजरी भी हो सकता है, इसके अंदर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, और बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, विल्सन सिंड्रोम जैसे होते हैं, जिनके अंदर भी हमें डिस्टोनिया देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा डायग्नोसिस रखना, करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ डिस्टोनिया हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्किंसन हो गया। डिस्टोनिया जो होता है वो पार्किंसन का एक सिम्टम होता है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके अंदर में डिस्टोनिया देखने को मिलता है। वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, वो हेड इंजरी हो सकता है, तो किसी भी तरह से अगर हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है तो हमें डिस्टोनिया देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी डिस्टोनिया वाले पेशेंट के लिए डायग्नोसिस बनाना कि उनको ये दिक्कत किस वजह से हुई है, पार्किंसन से हो रही है, हेड इंजरी से हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक से हो रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब सवाल होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो डिस्टोनिया का ट्रीटमेंट हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर हम नेट पे भी सर्च करेंगे तो हम ये देखते हैं कि डिस्टोनिया के अंदर नो ट्रीटमेंट लिखा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मगर हमें इसको थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू से देखना चाहिए कि डिस्टोनिया के अंदर मसल स्टिफ हो रही हैं, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें मसल रिलैक्सेंट का यूज़ करना है कि हमारी मसल रिलैक्स हो सके, क्योंकि अगर मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ रहेंगी तो वो पेन करती हैं। तो रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि मसल को रिलैक्स करने के लिए हम हीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हीट जो होती है मसल्स को रिलैक्स करती है, टेंडन को रिलैक्स करती हैं। कोई किसी भी जगह पे स्टिफनेस आ रही है तो वो रिलैक्स हो जाती है। अब बॉडी के किसी पार्ट को अगर हमने हीट अप करना है तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं। आप ऑयल लगा सकते हो, ऑयल की मसाज कर सकते हो, क्योंकि जब आप रब करोगे तो वो जगह हीट अप हो जाएगी, बहुत एक माइल्ड हीट मिलती है। आप किसी जो मशीन्स होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसका भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर आप जेल पैड्स जो आते हैं मार्केट में उनका भी यूज़ करके बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पर आपको डिस्टोनिया हो रहा है वहाँ पर आप हीट अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कोल्ड का एप्लीकेशन नहीं करना, आइसिंग नहीं करनी, क्योंकि इंजेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टोनिया अगर बढ़ता है, पार्किंसन आगे बढ़ता है तो दिक्कतें आगे बढ़ती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ब्रेन में हो रहे डैमेज को रोकना है, या जो डैमेज हो चुका है उसकी रिकवरी करवाने की कोशिश करनी है, और इस प्रोसेस में काम करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम इसके बारे में बात होती है। तो इस वीडियो के बाद आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से हमारा ब्रेन अपने आप में डेवलपमेंट करता है।
अब समझो कि एक ब्रेन जो होता है उसमें जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो बाय बर्थ फिक्स होते हैं। अगर मान लो कि आपके ब्रेन के अंदर 1 करोड़ सेल हैं, तो आपकी पूरी लाइफ के अंदर वो 1 करोड़ 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नर्व सेल्स जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, वो आगे नंबर अपने साइकिल्स नहीं बढ़ा सकते। वो कम हो सकते हैं बट वो बढ़ा नहीं सकते। अब हमने क्या करना होता है, अब मगर एक बच्चा जो था, जो अभी पैदा हुआ था, वो बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, बट वो धीरे-धीरे क्या हुआ, हम इतने बड़े हो गए और हम अब बात कर पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। कोई मैथमेटिशियन बनता है, कोई साइंस टीचर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे हुई? जब हमारे न्यूरॉन सेल्स उतने के उतने ही हैं तो। ब्रेन में जो डेवलपमेंट होती है वो नंबर से नहीं होती, वो कनेक्टिविटी से होती है। किसी भी कंट्री में कितना अच्छा कनेक्टिविटी नेटवर्क है उस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना अच्छा ग्रो करेगी। इसी तरह से ब्रेन के अंदर जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है एक पार्ट की दूसरे पार्ट से, उतना अच्छा हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है। ये जो कनेक्टिविटी वाला जो इशू है, ये कैसे होता है? ये मैकेनिज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप मैथ्स ज़्यादा करते हैं तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे, साइंस में पीछे रह जाएंगे। ये क्यों हो पाया? हमने ब्रेन के एक हिस्से को बहुत ज़्यादा डेवलप कैसे कर लिया? हमने उसको डेवलप किया न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब यही बीमारियों का सॉल्यूशन भी है। अगर एक पेशेंट जिसको पार्किंसन है या फिर उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या कोई भी ब्रेन का नर्वस का कोई डिसऑर्डर है, तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी ही होता है कि जो एरिया को नुकसान हो चुका है, जो सेल्स को नुकसान हो चुका है, उसे बाईपास कर दो। जैसे अगर आपने दिल्ली आना हो तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल बाईपास यूज़ कर सकते हैं मगर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है बट हम फाइनली पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन के अंदर किसी एक सेगमेंट ने अपना काम छोड़ा होता है तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे फंक्शंस अफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं, तो हमने उसे बाईपास करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए ब्रेन के अंदर, न्यूरल सेल्स के अंदर। तो वो कनेक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी बॉडी में बाय बर्थ शुरू होती है और एक अच्छी खासी एज, टीन एज तक वो अच्छी खासी चलती रहती है। 30s तक बहुत अच्छी तरीके से वो चलती है और जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं वो डाउन होती चली जाती है और 20s 30s तक आते ही वो काफ़ी हद तक बंद हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है कि इसे दोबारा से इनिशिएट नहीं होता। अगर मान लो कि ब्रेन को किसी टाइप की इंजरी होती है तो बॉडी, ब्रेन जो है वो अपने आप उसको हील अप करता है। जैसे स्किन पे कट लग जाए तो वो अपने आप हील अप होता है ना, इसको बस हमें साफ रखना होता है। इसी तरह से मान लो किसी के ब्रेन में क्लॉट आ गया है, नस फट गई, तो उसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, पैरालिसिस हो जाता है उस कंडीशन में। उसके अंदर भी पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक हाई स्पीड से शुरू हो जाती है अगले 6 महीने के लिए। अब एक पार्किंसन पेशेंट के माइंड के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, तो उसकी रिकवरी ब्रेन करता नहीं है। तो हमने ब्रेन को प्रमोट करना होता है कि वो अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी से जो नुकसान हो चुका है उसे रिकवर करे। अब हमें ब्रेन को समझाना पड़ता है कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो आपके पास उसका ही सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब हम कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, सपोज कोई पेशेंट एक्सरसाइज हाथ को चलाना चाहता है, वो नहीं चला पा रहा, तो वो हाथ है नहीं चल रहा, ये कौन अंडरस्टैंड कर रहा है? वो ब्रेन अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर जब ब्रेन अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि ओके ठीक है, मेरे को हाथ से खाने में दिक्कत हो रही है, मेरा हाथ चम्मच बहुत हिल रहा है, तो ब्रेन इसको ऑटोमेटिक इवेल्युएट करता है, उसको थोड़ा सा पुश करते हैं, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्टार्ट करता है और काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाता है। अगर कंट्रोल ना भी आए तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पार्किंसन जो अपने आप बढ़ने वाली बीमारी है उस पर कंट्रोल आ जाए, वो आगे ना बढ़े। क्योंकि जो कंडीशन आज हमारी है, जो ट्रेमर्स हैं, डिस्टोनिया है, पेन है, वो अगर बढ़ता है उम्र के साथ तो पेशेंट की जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो ओल्ड एज में पेशेंट वैसे ही बॉडी वीक हो चुकी है और वो और परेशानियों को बढ़ा देता है। तो अगर आपको डिस्टोनिया है, पार्किंसन है, तो आपको अभी काम करने की ज़रूरत है अपने ब्रेन के ऊपर, अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर। एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स आपको यही बोलते हैं, सिंडोपा अगर आप ले रहे होंगे तो सिंडोपा की जो असर है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, ख़त्म हो जाता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन अभी नहीं है। मगर जो हम आयुर्वेद से करते आ रहे हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। पेशेंट को पहले महीने में ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि ओके ठीक है, मैंने मेडिसिन ली थी, मुझे अब ये दिक्कतें कम होनी शुरू हो गई हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पेशेंट को पूरा ठीक ना भी कर पाएँ और मगर पेशेंट की लाइफ में अगर हम 10%, 20%, 50% तक आराम दे दें तो पेशेंट की लाइफ बहुत सुधर जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप डिस्टोनिया और पार्किंसन को बेटर अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, डॉक्टर्स हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम
डिस्टोनिया पार्किंसन से बाहर निकल सकते हैं। आप इसी के साथ आप सभी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।